नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में राजनीतिक दलों के लिए धर्म और इससे जुड़े हुए मुद्दे गंभीर और संवेदनशील रहे हैं और यही वो विषय है जो दलों के लिए वोट बैंक भी तय करता रहा है और शायद आगे करेगा भी। देश में आज़ादी के बाद से ही धर्म, समुदाय और हिंदुत्व जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति होती रही है और ये अभी भी जारी है। 5 सालों के लिए आने वाली सरकारें हमेशा से ही अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों में धर्म और इससे जुड़े विषय शामिल करती रही हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति भी जमकर होती रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। देश की प्राचीन उज्जैनी और अब उज्जैन कही जाने वाली नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री महाकाल लोक की सौगात देने पर सियासत तेज हो चली है। मुख्य विपक्षी दल दावा कर रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर के विकास और विस्तार की योजना 2018 में कमलनाथ सरकार में तैयार हुई थी। वो कमलनाथ सरकार की ही थी जिसने इस कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की थी और इसी कार्य योजना के आधार पर ही श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का विस्तार हुआ है। कांग्रेस का कथन है कि कमलनाथ सरकार में 300 करोड़ रुपए की इस योजना का विस्तृत ब्यौरा महाकाल मंदिर के पुजारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों के सम्मुख रखा भी गया था और इसे तेजी से पूरा करने के लिए मंत्रियों की एक त्रिस्तरीय समिति भी गठित की गई थी। कांग्रेस के श्री महाकाल कॉरिडोर का श्रेय लेने पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि शिवराज सरकार के आने के बाद पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है। कांग्रेस में झूठ बोलने का सगल है। खैर, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे क्रेडिट का कॉरिडोर। तो महाकाल लोक का लोकार्पण हो गया है और अब भोले बाबा भक्त अद्भुत महाकाल लोक का भ्रमण करते हुए भगवान शिव की महिमा का आनंद लेने के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को उज्जैन में जो कार्यक्रम हुआ वो वाकई शानदार था, लेकिन महाकाल पर महारार भी कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी हर चीज का श्रेय लेने के साथ सिर्फ इवेंट करती है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी उसने यही किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक जो काम उनकी सरकार में हुआ, शिवराज सरकार उसे अपना बता रही। खैर, भगवान के नाम पर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उज्जैन में बाबा महाकाल के विशाल दरबार का लोकार्पण हो चुका है। बीते मंगलवार को पीएम मोदी की शिव भक्ति को पूरी दुनिया ने देखा। लोकार्पण के दौरान भव्य महाकाल लोक का कोना कोना जगमगा रहा था। जिसने भी इस नजारे को देखा उसने यही कहा कि महाकाल लोक अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक है। लोकार्पण कार्यक्रम में तमाम राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वही मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने महाकाल स्तुति गान गाया। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। कार्यक्रम के अंत में कैलाश खेर के एक गीत पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी जमकर झूमे। इस दौरान दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। देखा जाए तो महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम शानदार ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन महाकाल के भव्य दरबार पर श्रेय की सियासत अब तक जारी है। जी हाँ, महाकाल कॉरिडोर का क्रेडिट लेने की इस वक्त होड़ मची है। बीजेपी जहां इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि महाकाल प्रोजेक्ट की पूरी योजना कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बनी। विपक्ष ने इसे लेकर कुछ पुराने ट्वीट भी सामने रखे हैं।
जहां एक ट्वीट में लिखा है कि महाकाल परिसर को संवारने और उसके विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो वहीं एक अन्य ट्वीट में ओंकारेश्वर के विकास के लिए 156 करोड़ की राशि मंजूर करने का जिक्र है। ये दोनों ट्वीट दिसंबर 2019 के हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुताबिक उनकी सरकार ने जो किया वो रिकॉर्ड में है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को जनता जवाब देगी। विपक्ष के इस वार पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ को झूठ बोलने का शगल है। जो मैंने किया था महाकाल के लिए ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ़ हुआ वो भी हमने किया था। ये हर चीज़ में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है। जैसे किसानों को बोला 2 लाख का 10 दिन में, एक को भी नहीं दिया। 4,000 का हर महीने बेरोजगारी भत्ता, घर बैठे 15 महीने में 60,000 एक नहीं दिया। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ तो महाकाल को तो बख्श देते। अरे 2017 में इसको प्रस्ताव बनाया था, 1 साल में इसकी डीपीआर बन के आई थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में इसका टेंडर लगा था, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये कहां से आ गए? इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया, जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को महाकाल लोक का लोकार्पण करते हुए कहा कि सिंहस्थ में जो भाव आया वो अब सृष्टि के रूप में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, महाकाल लोक को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी जमकर सराहना की। जय श्री महाकाल। ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय महाकाल लोक में शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम शानदार रहा और इसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कॉरिडोर पर क्रेडिट की पॉलिटिक्स का दी एंड अब तक नहीं हुआ है, बल्कि इस पर राजनीति लगातार जोर पकड़ रही है। बहरहाल कॉरिडोर पर सियासत का दौर कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन महाकाल लोक में अब जो भी भक्त जा रहा है उसे आनंद की अलग ही अनुभूति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के नेता हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हैं। बरोलिया साहब, आपका स्वागत है। उज्जैन से हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे स्वास्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी और वरिष्ठ पत्रकार अभय तिरवार जी। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। अभिनव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अभिनव जी, जैसा कि आपने कहा, आपका दावा है, कांग्रेस का दावा है कि 2019 में 300 करोड़ रुपए बजट में आपने प्रावधान किया, उसके अलावा वर्क ऑर्डर भी दे दिए, ये भी दावा कर रहे हैं। लेकिन जो काम धरातल में उतरता है, जो पूरा करता है, श्रेय तो उसी को जाता है। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2017 में डीपीआर तैयार हो गई थी, एनडीपीआर तैयार हुई, उसके बाद बजट लोकेट किया गया कि कितना बजट लग सकता है। उस बजट का आवंटन आपने हो सकता है 2019 में कर दिया हो, लेकिन श्रेय तो आखिर जिसने काम पूरा किया है, काम शुरुआत की है, पूरा किया है धरातल में, उसी को जाता है। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत सही बात आपने बोली है कि, लेकिन श्रेय की बात नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले बात मैं ये बोलूंगी, भगवान राजा महाकाल की सनातन सत्ता के प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रद्धा श्रेय के लिए नहीं, आध्यात्मिक ध्येय के लिए व्यक्त की जाती है। कमलनाथ सरकार जो थी, वो अपने कार्यक्रम के दौरान भगवान की अलौकिक सत्ता ने ये सौभाग्य प्रदान किया था
कि वे समूचे मध्य प्रदेश के धर्मावलंबी जनता के प्रति आस्था जो होती है, अंदर जो आदर व्यक्त करते हैं, मंदिरों का विकास, जीर्णोद्धार, उसमें अग्रणी भूमिका का जो निर्वहन कर सके, हम लोग वो चाहते थे। सरकार ने उज्जैन की जो अलौकिक भूमि पर जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के विकास के विस्तार के लिए न सिर्फ एक योजना बनाई थी, ये योजना ही बनाई है पूरी, ये आप बता रहे हैं जो वो अपनी जगह है, उसके मूर्त रूप देना भी प्रारंभ कर दिया था। और 2019 में मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्षता में जो बैठक की थी, उसमें भी जो 300 करोड़ की योजना थी, वो तुलसीराम सिलावट जी जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये वाली बात एक्सेप्ट करी और उसमें धन्यवाद दिया था और खुद ट्वीट किया था, जनसंपर्क ने ट्वीट किया था। सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो नेशनल हो चाहे मध्य प्रदेश के हो, सभी जगह पर आपने देखा ढिंडोरा नहीं पीट रहे, हमें क्रेडिट चाहिए ही नहीं, हमें क्रेडिट की बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ झूठ को उजागर कर रहे हैं। आप अपना मतलब व्याख्यान मत, मैं कह रहा हूँ भगवान मतलब बहुत बड़ी महाकाल तो बहुत बड़ी शक्ति है, उनके नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब ये सोच के लगता है कि हम कैसे इस बारे में बात करेंगे। आप वहां देखेंगे कॉरिडोर में किस तरीके से महाराजवाड़ा कॉम्प्लेक्स, कुंभ संग्रहालय, भगवान महाकाल से जुड़ी विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन, अन्य क्षेत्र धर्मशाला और रुद्र सागर की लैंडस्केपिंग और रामघाट मार्ग का सुंदरीकरण, ये सब सूची में है, सब कुछ था। बहुत अच्छी बात है, आपने किया, हमने किया, क्रेडिट की बात, क्रेडिट कहने की बात नहीं, झूठ उजागर करने की बात होती है। हम लगातार निरंतर जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं इवेंट सबसे बड़ी बात, इवेंट की राजनीति करती है भाजपा, ना उसको बेरोजगारी दिखती है, ना महंगाई दिखती है, उसको दबाने के लिए एक इवेंट चाहिए होता। अरे जितना पैसा आप इवेंट पे खर्च कर रहे हो, उतना पैसा जनता के लिए खर्च करो, जनता की मूलभूत सुविधाओं पे करो। रोडें उखड़ी पड़ी हुई हैं, मतलब आप समझ रहे हैं त्रिपाठी जी, इस इवेंट को दबाने के लिए, अभिनव जी थोड़ा सा रोकेंगे बिल्कुल, आंखें खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए हमने ये ट्वीट्स निकाले और जनता समझ रही है, जनता ने पूरे तरीके से देख लिया है कि ट्वीट्स में क्या था और क्या नहीं था। अभिनव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अभिनव जी इसमें इवेंट कहाँ हो गया? देखिए आपने, चलिए मान लेते हैं रूपरेखा आपने तैयार की, लेकिन उसको मूर्त रूप तो दिया शिवराज सरकार ने, और जब मूर्त रूप दे दिया तो दुर्भाग्य से कहिए, सौभाग्य से कहिए, सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, अभी भी शिवराज सरकार है। ऐसी स्थिति में अगर उसका लोकार्पण हो रहा है, दर्शकों के लिए वो कॉरिडोर खोला जा रहा है, तो इसमें इवेंट कहाँ? यहाँ इवेंट आपको कहाँ दिख गया? आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता परेशान है, उसके बाद आप गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। महाकाल की परिक्रमा पैदल भी की जा सकती है, उस इवेंट को आप देखिए, गाड़ियां लग रही हैं, फोटो खींच रही हैं, महाकाल मंदिर में महाकाल जी के पीछे से फोटो खींची जा रही है, दिखाया जा रहा है कि हमारे मतलब आप त्रिपाठी जी, जनता सब समझ रही है और इवेंट को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। कमलनाथ जी ने पुजारियों का, मंदिर के पुजारियों का मानदेय 5,000 किया था, उसको कम करके 1,000 कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां इनको लगता है कि हम जहां पे इवेंट कर सकते हैं, उस जगह पे ये पूरा दिखावा करते हैं। आपने देखा पूरे चैनल किस तरीके से सबको बुलाया गया, इनवाइट किया। अरे आप उसमें एक बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं अभिनव जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इतना तो होगा ही जितना हुआ है। देखिए वो मैं समझ गया इस इवेंट बाजी को जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हो, लेकिन ठीक है, हमें तारीफ करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी की भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने कॉरिडोर बनाया। अरे वो तो महाकाल ने खुद बनाया है, आप खुद एक्सेप्ट करिए इस चीज को कि ठीक है, कमलनाथ जी ने हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी छिंदवाड़ा में, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने, कभी भी नहीं पीटा। सब पूजा करते हैं, हम भी मंदिर में पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, कोई ढिंडोरा नहीं। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि जनता के मुद्दों को दबाने के लिए इस तरीके से इवेंटबाजी की जाती है। तो हमें भी बताना पड़ा कि 300 करोड़ का जो योजना है, इनके ट्वीट्स बताने पड़े कि किस तरीके से धना, और ये सच है, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसका जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। इनके पास जवाब भी नहीं है कि हाँ, एकता तो मुंह से बोले कि हाँ किया था, कमलनाथ जी ने इसमें योगदान किया है। अभिनव जी पूछ लेते हैं, आप बता रहे हैं, अभिनव जी चेतन जी हमारे साथ हैं। 2017 में इसका वो आया तो कमलनाथ जी का भी कहीं ना कहीं योगदान मानते हैं। अभिनव जी चेतन जी से पूछ लेते हैं, आपने कहा भाई चेतन जी, विपक्ष का कहना है कि इवेंट आपने कर लिया, वाह भाई आपने लूट ली, हालांकि वो बोल रहे हैं कि मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो पुराने ट्वीट्स हैं, पुराना बजट अगर विधानसभा का देखें कि लोकेट किया गया है,
300 करोड़ रुपए लोकेट किया गया है। उसके अलावा 7 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा कमलनाथ सरकार को भी क्रेडिट दे देते तो बेहतर होता। चेतन जी, चेतन जी मेरी आवाज आ रही? हेलो, चेतन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चेतन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। अभी आपने अभिनव जी को सुन लिया होगा, बहुत सारी चीजें मैंने हैं। अभिनव जी को सुन लिया। अब मेरा भी एक ये सवाल, सारी- छोटा सवाल मेरा भी है जी कि देखिए, जैसा कि आपके गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि डीपीआर शिवराज सरकार में 2017 में तैयार हो गई, 18 में भी बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन जब कोई योजना होती है तो उस योजना को आगे बढ़ाने में अगर बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऐसी स्थिति में ये तो तय है कि 2019 को में बजट कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किया था और 7 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। अब ऐसी स्थिति में तो थोड़ा बहुत क्रेडिट इनको दे देते। अकेले प्रधानमंत्री जी कह गए कि शिवराज सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, मूर्त रूप आपने दिया, मैं मानता हूं, लेकिन योजना और उसका क्रियान्वयन जो करना था उसकी पूरी रूपरेखा कमलनाथ सरकार में तैयार हुई थी। त्रिपाठी जी, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी राजीव गांधी जी ने किया था जी, और उसके बाद क्या असर हुआ था प्रभु श्री राम जी के मंदिर का, ये सारी दुनिया जानती, भारत छोड़ो सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से बाबरी ढांचे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सारी सरकारों को एक आदेश में आपने गिरा दिया था। तो आपकी नीति और नियत दोनों पर कोई शंका और प्रश्न नहीं है, वो सर्वविदित है। रही बात कमलनाथ जी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मेरा कांग्रेस के लोगों से भी प्रश्न है। आप मुझको मेरे बाहरी आवरण से जानते हो ना, आप अपना अकाउंट तो खुद तो मेंटेन करते हो ना, लेकिन याद रखिएगा कि मेरे अंदर के आवरण को प्रभु बहुत अच्छे से जानते हैं और एक खाता वो भी है जो मैं कहूं या ना कहूं वो भगवान क्या मेंटेन होता रहता है। इसलिए आपने जो बोया है आप वो काटोगे, आप उससे इतने परेशान क्यों हो रहे? अगर आपको लगता है कमलनाथ जी ने इतने सारे काम किए हैं तो थोड़ा सा उसका भी श्रेय ले लीजिए कि सेतु समुद्रम को जब तोड़ने की बात आई और भारतीय जनता पार्टी ने जब रोकने की बात कही तब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भगवान श्री राम ने धरती पर जन्म लिया, इस बात की कोई प्रमाण नहीं है। किसने मांगा था? हमने मांगा था क्या? अरे कुछ तो बोलने से पहले कम से कम आप सोच लो। आप कांग्रेस के लोग हमेशा, अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार में परमाणु पोखरण का जब विस्फोट हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा कि माननीय अटल जी ने तत्काल उसको बना लिया, बनाया देश के साइंटिस्टों नहीं था, लेकिन वो सामर्थ्य उस सरकार में क्यों नहीं था जिस सरकार में 10 साल तक आप बैठे रहे थे? क्यों नहीं था आप लोगों में सामर्थ्य? बताएंगे आप? चेतन जानना चाहता है ये भी आप लोगों से। चेतन जी, अगर अभी मान उज्जैन लीजिए- की बात हो रही, चेतन जी उज्जैन मैं की उसी बात पर हो आ रहा ना सर जी। देखिए, घटनाएं तो जुड़ेंगी ना सर जी, कि नहीं जुड़ेंगे? अभी मंगल पर हमारा अभियान जो चला था, कांग्रेस के लोगों ने क्या बयान दिया था? कांग्रेस के लोगों ने कहा था ना कि प्रधानमंत्री जी अभी आए, वो मंगल पे चले गए। हमने नहीं कहा कभी कि हम मंगल पे चले गए, हमारे साइंटिस्टों की देन थी। अभिनव जी, अभिनव जी एक मिनट, अभिनव जी, हम वहां तक गए। अभिनव जी आप अपने बात कही, चेतन जी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, अब आप उनकी तो रही पूरी बात बात आ जाए, उज्जैन आप की। फिर कह लीजिएगा, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। त्रिपाठी जी, रही बात उज्जैन की, जी। तो उज्जैन में जिस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के आवागमन को लेकर के जिस प्रकार के बाबा महाकाल के महालोक का चित्रण था, जिस महालोक की हम बात कर रहे थे, वहां पर क्या क्या चीजें होने की, भगवान शंकर के विवाह से लेकर के तांडव तक उस सारी चीजों का चित्रण था। कई जगह पर लेजर से था, कई जगह पर स्थायी था और कई जगह पर कुछ समय के लिए दिखाया गया था। रात्रि की थीम पर वहां पर पार्क था, 20,000 लोग एक साथ अगर दर्शन करने आए, उनकी व्यवस्था को लेकर के ये सारी चीजें थी। लेकिन इन सारी चीजों का जो प्रस्तुतिकरण है, अगर आप उसको इवेंट कहोगे तो आपकी नीति नियत तो बहुत साफ झलकती है ना। हमारे मित्र जब आज चर्चा कर रहे हो महाकाल के महालोक पर, तब उनको बेरोजगारी नजर आती है, तब उनको रोजगार नजर आता है, तब उनको गरीबी नजर आती है। इस देश में श्रीमती इंदिरा जी ने जो सबसे पहले नारा दिया था कि मेरे को चुन करके लाइए, देश से गरीबी खत्म कर दूंगी। गरीब खत्म हो गया, गरीबी नहीं हो। और अगर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं गरीबी खत्म हुई है, तो माफ करना, मनरेगा की योजना आपकी सरकार में ही आई थी।
फिर मनरेगा जैसी योजनाओं को इस भारत की भूमि पर ला करके क्या भ्रष्टाचार करना था आपको? हमारी नीति नियत साफ है। और मैं फिर से त्रिपाठी जी कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति नियत में अगर वोटों का ही केवल जोड़ है, भगवान महाकाल की कोई कल्पना नहीं, ये केवल इवेंट्स है, ये केवल वोटों की राजनीति है, तो याद रखिएगा उसका भुगतान भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ और हिंदुत्व के धर्म के जड़ जागरण के लिए जो हमारी पावन भूमि है, द्वापर से पहले का बाबा महाकाल का इतिहास है। चेतन जी हमारा सवाल ये है ही नहीं, हमारा सवाल ये है, हम डेट के साथ बता रहे हैं, तारीख के साथ बता रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस सरकार का आरोप है कि हमने पूरी भूमिका बनाई। अभिनव जी ने सारा बता दिया कि क्या क्या बनना है, धर्मशाला, रुद्र सागर, लेडिस, रामघाट मार्ग, सौंदर्यीकरण, ये सब उनके समय बकायदे ये रिकॉर्ड में है। और मैंने आपको कहा भी कि 7 मई 2019 को 97 करोड़ का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। अब उसको आपने आगे बढ़ाया है, तो एक ये तो बनता है कि भाई कमलनाथ सरकार ने भी इस ओर महाकाल मंदिर के कॉरिडोर की ओर कमलनाथ सरकार ने भी एक पहल की थी, ये सवाल तो बनता है ना, ये उत्तर तो बनता है। त्रिपाठी जी, एक भक्त के नाते अगर किसी ने भी सहयोग किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। और उस स्वागत के कार्यक्रम में माननीय कमलनाथ जी को जाना चाहिए था। और मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र से भी कहना चाहता हूं कि देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा अनूठा राज्य है जिसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी नहीं, इस मध्य प्रदेश के संवैधानिक सारी व्यवस्थाओं में जिस प्रकार का सामंजस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष में है, शायद हिंदुस्तान के कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी पक्ष और विपक्ष पर दोनों ही नेता प्रमुख, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बैठ करके सारी बातों का समाधान कर लेते, सारी बातों पर चर्चा कर लेते। ये फिर छुटपुट चीजें जो बाहर राजनीति के माध्यम से आती हैं, क्या इसको आने की आवश्यकता पड़ती? तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इस कार्यक्रम से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की होगी, इसको लेकर के हमारे मन में कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वे सारी बातों पर विपक्ष को भी भरोसे में लेकर के काम करने की शैली के लिए जाने जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सौम्यता को लेकर के विपक्ष भी किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकता। चेतन जी, अब उन लोगों की बात हुई, आमंत्रित किया कि नहीं किया, ये तो वही दोनों लोग जाने। अगर विशेष रूप से आमंत्रित करके कमलनाथ जी को भी अगर स्टेज पे बुला लेते, उसका जब परिक्रमा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस समय उनको भी ले लेते, तो शायद ये बहस का विषय ही नहीं होता। खैर, हमारे साथ अवधेशापुरी जी महाराज जी हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं उज्जैन से। अवधेशापुरी जी महाराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर अवधेशपुरी, अवधेशापुरी नहीं। जी 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 जी, अवधेशपुरी महाराज जी, जो हालांकि इस पे तो खैर महाकाल का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इस पे हम नहीं जाना चाहते। हम इस पे जाना चाहते हैं कि अब जो कॉरिडोर निर्मित हो गया है, उससे कितना आम दर्शकों को महत्व मिलेगा, कितना महिमा महाकाल की महिमा पर कितना उनके अंतरात्मा में आवाज जाएगी कि क्या महिमा है महाकाल की। इसके अलावा आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या इसकी शुरुआत 2017 में इसकी रूपरेखा बनी थी? आवाज बहुत कम आ रही है, धीरे आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है जी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये बेहतर बता सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छा काम हुआ है, उज्जैनी जो कहा जाता था पहले, वो साक्षात प्रकट हो रहा सामने महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद। लेकिन आप ये बेहतर बता सकते हैं, जैसा कमलनाथ सरकार ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा भी है कि मैं वहां के साधु संतों के साथ इस प्रारूप को लेके गया था, उनसे भी इस प्रारूप को मैंने साझा किया था। ऐसी स्थिति में आप बेहतर बता सकते हैं, क्या ऐसा हुआ था या पूरी शिवराज सरकार के समय ही सब काम हुआ? नहीं, उन्होंने हमको कभी आमंत्रित तो नहीं किया, न कोई हमारे साथ विचार साझा किए जी। क्योंकि मुझे अगर बुलाया होता तो मैं कहता कि हाँ बुलाया था। नहीं, हम आपकी बात नहीं, हो सकता है और भी दूसरे साधु संतों को बुलाया हो। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है, क्योंकि अगर बुलाते हैं तो फिर मुझे पता चलता, कम से कम मैंने कोई ऐसी खबर भी नहीं पढ़ी है जी। खैर, जो भी हुआ हो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा तो उनकी सरकार थी, अगर उन्होंने प्रस्ताव लिया भी था तो ये उनका धर्म था जी, अच्छी बात है, और प्रस्ताव लिया था तो प्रशंसा की बात है जी। लेकिन बात यह है कि संकल्प
लेना एक अलग विषय होता है और संकल्प की सिद्धि होना एक दूसरा विषय होता है जी। तो ये संकल्प सिद्ध तो अब हुआ है ना, माननीय शिवराज सिंह जी के काल में, उनके समय में, जी माननीय मोदी जी के काल में, उनके समय में। जी तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज ये स्वरूप हम जो देख रहे हैं कनक श्रृंगा का, या प्रतिकल्पा कहिए, या उज्जैनी कहिए, या अवंतिका कहिए, ये स्वरूप राजा प्रद्योत काल से लेकर के राजा वीर विक्रमादित्य का काल आया, उस समय का जो वैभव उज्जैन का हम पढ़ते हैं, यहाँ मणि और माणिक्य की मंडियां लगती थी, यहाँ देश विदेश से लोग व्यापार करने के लिए आया करते थे, और यहाँ भगवान महाकाल का जो मंदिर है वह 121 फीट ऊंचा उस जमाने में हुआ करता था, और उसमें 121 खंभों की परिसंकल्पना है, उसमें मणियों के झूमरों की परिसंकल्पना है। तो कहने का तात्पर्य है कि उज्जैन बहुत ही वैभव संपन्न पौराणिक नगरी रही है, ऐतिहासिक नगरी रही है, और उस वैभव को बीच में मुगलों के शासनकाल में ध्वस्त किया गया जी। एक बार नहीं, मैं आपको इतिहास की दृष्टि से कहूँ तो 3 बार उसको ध्वस्त किया, पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था महाकाल मंदिर को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 724 में इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था मोहम्मद जुनैद के द्वारा। 1025 में फिर इसको गजनी के द्वारा ध्वस्त किया गया, और 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया। आप कल्पना करिए कि मंदिर को जब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी आखिरी हमारी परंपरा जीवित रही। बाद में मराठा काल आता है, और मराठाओं ने दोबारा से संस्कृति को फिर पुष्पित किया, पल्लवित किया, या तो कहिए कि इसका अभिवर्धन किया। महाराजा सिंधिया वंश में महाराजा सिंधिया के एक वो थे, मंत्री थे, सेनापति थे, रामचंद्र सेठवी जी। तो रामचंद्र सेठवी जी ने करीब 1740 में इसी महाकाल मंदिर को फिर दोबारा से बनवाया। वर्तमान समय में हम महाकाल मंदिर का जो शिखर देखते हैं, या ये जो स्वरूप है, ये 1740 के आसपास का है जी। अब आप कल्पना करिए कि 280 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उस 280 वर्ष में इस समय महाकाल मंदिर की जो भव्यता सामने आई है, विशेष करके इस महाकाल लोक के द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि इसकी हम सब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए, और सब लोगों को इसका पूरा पूरा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि इससे उज्जैन की गरिमा, उज्जैन की महिमा जी हो सकता है कि सैकड़ों गुनी बढ़ी है। तो हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। और एक इसमें मैंने बहुत अच्छी बात ये भी कही थी शुरुआत में, इसका नाम महाकाल कॉरिडोर था, और महाकाल के जितने प्रकल्प थे उनके नाम अंग्रेजी में रखे गए थे। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, आपने माननीय शिवराज सिंह जी को उसकी कॉपी भेजी, और मैंने अनुरोध किया कि अगर ऐसा हो कि इनके नाम हिंदी में कर दिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इससे हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान होगा, राष्ट्रभाषा का सम्मान होगा, राष्ट्रीयता का सम्मान होगा। उन्होंने मेरे सुझाव को गंभीरता से लिया है, और निश्चित रूप से महाकाल कॉरिडोर से इसका नाम अभी कैबिनेट की मीटिंग में महाकाल लोक निश्चित किया। और महाकाल लोक जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको लगता है कि हम शिव जी के एक दुनिया में आ गए, उनके एक लोक में आ गए हैं, और वहाँ हमको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जी, और जी। वास्तव में बहुत कुछ देखने को यहाँ है भी। जैसे आप मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो मुख्य दरवाजे को देखते ही आपको ऐसा लगता है कि हम वास्तव में किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो पौराणिक है, जो ऐतिहासिक है, जो धार्मिक है, और जो बहुत ही दिव्य और भव्य है। जी जी तो मैं कहना चाहूंगा जी महाराज जी वो तो खैर कल सब लोगों ने देख भी लिया है, टीवी के माध्यम से भी देखा है, अन्य माध्यमों से भी देखा है, साक्षात भी देखा है, वो अलग है। लेकिन ठीक आपने कहा है कि जो काम पूरा करता है नाम उसी को होता है, लेकिन जो शुरुआत करता है अगर उसको भी उस समय समारोह में अगर शरीक कर लिया जाता तो शायद आज ये विषय ही नहीं उठता। हमारे साथ अभय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उज्जैन से। अभय जी, क्या है वास्तविकता? यहाँ तो खैर ट्वीट को और कागजात, बजट सब दिखा करके अलग अलग श्रेय लेने की बात हो रही है। खैर कांग्रेस कहना कि श्रेय की बात नहीं है, लेकिन इवेंट करके बीजेपी अपना वोट बैंक बटोरती है। अब उज्जैन, पहले के उज्जैन में कितना अंतर पाएंगे, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आज उज्जैन की सारी सीटों में और उसके आसपास के क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर? मूल मुद्दे की बात यह है अभय जी। देखिए, इसमें मेरा यहाँ तक मानना है कि इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है।
और कमलनाथ जी के समय में ही इसका प्रारंभ हुआ था और आपने जैसा बताया कि उसमें राशि भी आवंटित हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मन से स्वीकारा, भले उन्होंने कमलनाथ जी का या कांग्रेस सरकार का नाम ना लिया हो, लेकिन उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि इसकी शुरुआत 18 में हुई थी, प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत 18 में कर दी थी। तो इस बात को तो उन्होंने मन से नहीं स्वीकारा तो है। 18 में शुरुआत कर दी थी, ये तो नवंबर में चुनाव जीते हैं, नवंबर में बने हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। 18 यानी वही थे मुख्यमंत्री उस समय। जी जी जी, तो वहां से उन्होंने ये स्वीकारा तो है कि सरकार ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अब चूंकि इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया है बीजेपी सरकार ने, तो स्वाभाविक रूप से वो तो क्रेडिट तो वो चाहेंगे ही सही इसमें। अब लड़ाई इस बात की है कि क्रेडिट मिले किसको। तो मेरा जहां तक मानना है कि उज्जैन के अंदर जो महाकाल लोक तैयार हुआ है वो जनता के लिए हुआ है। नेताओं का ये दायित्व बनता है, जिसकी सरकार होती है वो शुरुआत करते हैं जी, काम तो जनता के हित में ही हुआ है इसको देखा जाए तो। हाँ, ये बात सही है कि महाकाल लोक को जिस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता था उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं और उन कमियों को भी उजागर होना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है कि जो डीपीआर बनी थी या जो टेंडर हुए थे उस टेंडर के अनुरूप वो काम नहीं हुए हैं जी, हमने इस बात को लेकर खबर में प्रकाशित की है कि उसमें जहां पर पत्थरों का उपयोग किया जाना चाहिए था, लाल पत्थर का जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर पाया जाता है, उस पूरी बिल्डिंग के अंदर या जितने भी पिलर वहां बने हुए या जितना भी काम वहां पर हुआ है उसमें नीचे की तरफ तो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ऊपर की तरफ वहां पर कहीं ना कहीं फाइबर का इस्तेमाल करके उस पर रंग कर दिया गया पत्थर से। उज्जैन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे यह स्वीकारा भी है कि हाँ, ऊपर की तरफ फाइबर इस्तेमाल हुआ। तो सवाल ये उठता है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर वैसे तो पत्थर की मूर्तियों का प्रावधान है, इस देश के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही है, तो धातु की मूर्तियों का प्रावधान है, बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर फाइबर की मूर्तियां लगाई गई, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। प्रश्न चिन्ह इसलिए भी है कि सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर फाइबर की मूर्तियों को निषेध माना गया है। फाइबर की मूर्तियां हैं अभय जी, मूर्तियां हैं कि फाइबर के खंभे या दूसरे प्रकार के बने दीवार है या अन्य चीजें? मूर्तियां जितनी भी बनी है वो सब फाइबर की मूर्तियां हैं जी, एक भी मूर्ति पत्थर की नहीं है उसके अंदर, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। हाँ, ये बात सही है कि नीचे की तरफ जो पिलर वगैरह जो बने हुए निर्माण कार्य हुआ उसमें चाहे वो गेट हो, अगर गेट के अंदर आप एंट्री करेंगे तो आप जब देखेंगे तो बहुत बारीकी से जब पाएंगे तो पाएंगे कि स्क्रू से उसमें फाइबर की सीटें कसी हुई हैं जिन पर पत्थर के कलर किए गए हैं। यही कमोबेश स्थिति ऊपर के कंगूरों की भी है। तो हमने एक इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया था कि क्या वजह है जो पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उस पत्थर का इस्तेमाल ऊपर तक नहीं किया गया है। आज भले बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन जब अब बारिश होगी, धूप लगेगी, तमाम तरह के मौसम आएंगे तो उन मौसमों के अंदर वो फाइबर सीट निश्चित रूप से खराब होना, क्योंकि पत्थर का कोई विकल्प नहीं है, पत्थर का विकल्प सिर्फ पत्थर होता है। और पत्थर भी ऐसा इस्तेमाल हुआ है, राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला पत्थर है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो निर्माण कार्य के अंदर मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण अपने आप में ऐतिहासिक है। हम लोगों के लिए ऐतिहासिक है, हम लोग उज्जैन के लोग हैं, न केवल उज्जैन के लोगों के लिए ऐतिहासिक है बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए, महाकाल के भक्तों के लिए भी ऐतिहासिक है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, महाकाल वन को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, महाकाल लोक को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह अगर कहीं खड़े होते हैं तो इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि काम की गुणवत्ता को लेकर खड़े होते हैं और धर्म और संस्कृति की जहां तक अवधेश जी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी कहना है कि इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहा संत समाज कि वहां पर जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है वो फाइबर सीटों से किया गया है जी। आप उनकी सुंदरता को निहार रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की ये मान्यता रही है कि पत्थरों की मूर्तियां होती हैं, हम उन्हीं की पूजा करते आए हैं। जी जी जी, बिल्कुल अभय जी आपने निश्चित सवाल खड़ा किया है। मैं अवधेश पुरी महाराज जी से भी बात कर लूंगा। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अर्पित श्रीवास्तव जी, इसका राजनीतिक महत्व कितना है? देखिए त्रिपाठी जी, आपने देखा होगा कि सोमनाथ में कॉरिडोर बना, आपका काशी में बना कॉरिडोर, और ये महाकाल का कॉरिडोर तो लगभग कई गुना बड़ा है, काशी से काफ़ी बड़ा है जी। इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ता है जब भी कोई इतना बड़ा कोई कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होता है, और ख़ास करके महाकाल लोक जिसका ये हुआ कल लोकार्पण किया प्रधानमंत्री जी ने, और बड़े विधिवत किया, जिसको पूरी देश दुनिया इवन 40 देशों में दिखाया गया इसको बाकायदे। तो आप ये समझिए कि महाकाल की महिमा तो पहले से ही है, प्राचीन काल से है,
बट उस महिमा को और महिमा मंडित करने का काम जो है वर्तमान सरकार ने किया। वर्तमान मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने उसको काफ़ी सराहा भी, हम लोग भी सराहते हैं। इसका कारण यह है कि एक ऐसे अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह से किया गया वो बहुत काबिल तारीफ़ है जी। सवाल इसका उठता है कि इसका राजनीतिक लाभ क्या मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभय तिरवार जी ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया। देखिए अभी बात तो हो रही श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की बात हो रही है। उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि कमलनाथ ने बोला कि हमने इसका प्रस्ताव दिया, वर्क आर्डर भी जारी किया। जो टेंडर प्रक्रिया की गई है और जो इन्होंने सवाल उठाया है कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं, ये जिसमें फाइबर लगा हुआ है, सारी चीज़ें क्या इनके प्रस्ताव में, इनके एस्टीमेट में था, या पत्थर की मूर्तियाँ लगाना था, या इसकी तैयारी करने के लिए मतलब जो सवाल संत समाज से सहमति लेनी थी, बातचीत करनी थी और उसके आधार पर पत्थर की मूर्तियों का वहाँ पर स्थापना होना था। ये सब चीज़ें क्या सरकार ने इसमें लिया है, संज्ञान में लिया है, या उनसे बातचीत करके इस तरह का काम किया है, ये जांच का विषय है। और निश्चित रूप से जो चीज़ जितनी अच्छी होती है, जिसकी कल्पना, देखिए महालोक की जो कल्पना है, महाकाल लोक की, वो कल्पना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ी आंदोलित करने वाली है। और खास करके भगवान शिव, और वो नगरी इतनी प्राचीनतम नगरी है, और जहाँ पर कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है विशेष ज्योतिर्लिंग है। तो ये इन सारी चीज़ों, लेकिन जहाँ तक निर्माण की और श्रेय लेने की बात है, हमको लगता है कि आने वाले समय में इस पर और भी सियासत तेज होने वाली है। और जहाँ तक अगर निर्माण के मामले में सियासत तेज हुई तो जितना इवेंट जो कह रही है कांग्रेस, उस इवेंट पर जरूर जो है थोड़ा बहुत उसकी साख पर बट्टा लग सकता है जी। और पॉलिटिकली तो अब आप देखिए, जहाँ चाहे राम मंदिर बन रहा हो या यहाँ पर कॉरिडोर बना हो, उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, और आने वाले समय में कितना मिलता है ये तो समय बताएगा। चलिए चेतन जी, आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभय जी ने बहुत बड़ी बात उठाई है कि जो मूर्तियां हैं अपने यहाँ अष्ट धातु की, धातु की, पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है, फाइबर की भी मूर्तियां बनी है, क्या आपके ध्यान में है? और अगर फाइबर की मूर्तियां बनी हैं तो क्या उनको भी हम पूज सकते हैं? हाँ, मैं अभी आपको ये बहुत क्लियर कर दूं जी कि मूर्तियां जो है प्राचीन काल में मिट्टी की बनाई जाती थी जी। उसके बाद लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाने लगी, फिर धातु का विकास हुआ तो धातु की मूर्तियां बनाई जाने लगी जी, पत्थर की मूर्तियां बनाई जाने लगी जी। तो जैसे जैसे मानवता का विकास होता गया, हम वैसे वैसे उन वस्तुओं से मूर्तियों का निर्माण करते हुए चले आए हैं। इसमें एक जो विशेष बात है शास्त्रीय दृष्टि से, वह यह है कि जिस वस्तु से हम मूर्ति बना रहे हैं वह वस्तु पवित्र होनी चाहिए। नहीं तो फाइबर की मूर्ति, क्या फाइबर से मूर्ति बने? आपने कहा फाइबर बाद में आया, तो क्या फाइबर की मूर्ति क्या पूजनीय है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मेरी दृष्टि में ये जो मूर्तियां बनी है ना, ये पूजा के लिए नहीं बनी है, ये प्रदर्शनीय है जी। ये प्रदर्शनी है भाई। पूजा के लिए तो मंदिर के अंदर की मूर्तियां हैं, लोग उनकी पूजा करेंगे जाकर के। महाकाल मंदिर के अंदर 35 मंदिर है, उनकी पूजा करें। प्रश्न ये है कि ये जो कॉरिडोर बनाया है, ये अपना जो महाकाल लोक है जी, इसमें ये प्रदर्शनी लगाई गई है एक प्रकार से, जिसके माध्यम से लोग आकर्षण के साथ उनको देख सकें, वो खूबसूरत लग रही हैं। अब मेंटेनेंस करना भी सरकार का काम है। भाजपा की सरकार रहेगी तो भाजपा की सरकार मेंटेनेंस करेगी, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की सरकार मेंटेनेंस करेगी, दूसरी पार्टी आएगी वो मेंटेनेंस करेगी। अगर नहीं करेगी तो वो उसकी जिम्मेवारी होगी, वो जो भी आरोप प्रत्यारोप होंगे उस पर लगेंगे। तो मेरी नजर में चूंकि ये प्रदर्शनी की मूर्तियां हैं, इसलिए इनको फाइबर की बना दिया गया है। बाकी पूजा की मूर्तियां अगर ये होती, मंदिर के अंदर की मूर्ति होती, तो निश्चित रूप से फाइबर की नहीं हो सकती थी। लेकिन पत्थर की भी प्रचुर मात्रा में, जैसा कहा है, खैर हम ये चेतन जी से सवाल करते हैं, प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं अपने यहाँ, तो फिर पत्थर की ही क्यों नहीं बनाई गई चेतन जी? इससे तो यही लगता है कि जल्दी जल्दी में थे, चुनाव अगले साल होने हैं, तो जल्दी जल्दी से महाकाल लोक बना करके एक क्रेडिट ले ली जाए। देखिए त्रिपाठी जी, इतने बड़े लोक का जब निर्माण हुआ है, इतना बड़ा जब सारा परिसर तैयार हुआ है, तो कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, सारी तैयारियां पहले से तय रहती है। जब डीपीआर बनाई जाती है तब भी तय रहती है। और ये बात सच है कि कई जगह जो सांकेतिक मूर्तियां लगाई गई हैं, वे जरूरी नहीं कि पत्थर की ही बनी रहे।
जी। जहां पर पूजनीय मूर्तियां हैं वहां पर जिन धातुओं का, जिन पत्थरों का, जिन मिश्रणों के साथ, वैसे तो अष्ट धातु से भी होता है जो हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है, तो जो विधि विधान के साथ है, विधि सम्मत है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि विधि सम्मत ही सारे काम वहां पर पूरे किए गए हैं, क्योंकि ये बाबा महाकाल का महालोक है। अगर महालोक में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होता होगा। इसे त्रिपाठी जी, हम किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते। जिन्होंने अपने ज्ञान से ये सारी चीजें तैयार की है, निश्चित रूप से उनका ज्ञान हमसे बहुत अच्छा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान के वे ज्ञाता है, वेद के ज्ञाता है, इसको लेकर के कोई वो नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि हमारी नीति और नियत इस काम के प्रति कैसी रही है। तो जो आप कह रहे हो इतनी जल्दी किया गया है, जल्दी क्या है? आजकल तो चाइना में 30 दिन में पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ये जल्दी कैसे हो गया? पत्थर की बना देते थे, सवाल भी नहीं उठता ना। सरकार की नीति और नियत अगर काम करने की हो तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी महाकाल का निर्माण हो या कॉरिडोर हो या कहीं का कुछ भी हो, हम तय समय सीमा से पहले कर सकते हैं। और अभी वो समय हालांकि आएगा अभी उसके बारे में, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी तय समय सीमा से बहुत पहले पूर्ण होगा और उसका लोकार्पण भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर बाबा आदित्य योगीनाथ के उपस्थिति से ही संपन्न। ये तो हम लोगों का अनुमान है कि 2024 मई के पहले भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा और उसका भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे अभय जी ने सवाल उठाया है कि जब पानी आएगा, बरसात होगी, गर्मी होगी, ठंड होगी, तो ये जो आपने जो मूर्तियां तैयार की हैं, जैसा कि लोक दिखाया गया है, ये खराब भी होंगी, तो बहुत जल्दी भव्यता भी छीण पड़ने लगेगी। ऐसा त्रिपाठी जी, इस धरती पर जो भी चीज आई है प्रकृति की मार से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थोड़ा बहुत तो खराब होती, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं होती। लेकिन अगर उसका समय से रख रखाव हो, समय से उसकी पूरी सुरक्षा की जाए तो यथावत बनी भी रहती है। अब ये आने वाले समय में कोई इसलिए तो नहीं बनाया गया है कि नहीं आज इसको कर दो कल कोई देखने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रख रखाव भी पूरा होगा, इसका मेंटेनेंस भी पूरा होगा और जो आवश्यकता समय समय पर पड़ेगी, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकारें उसको करती रहेंगी। और बाबा महाकाल के भक्तों की नगरी में, बाबा महाकाल के भक्तों की निगाहों में भी सारी चीजें, तो बाबा के भक्तों से भी कोई चीज नहीं छुपी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के प्रति प्रश्न करने की जिनको करना वो करते रहे, हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन सारी बातें कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे विद्वानों ने कही होगी, सारे निर्माण कार्य उनके अनुशंसा के बाद ही किए गए होंगे। ये बाबा महाकाल की नगरी किसी घर की नगरी नहीं है कि जैसा आपका विचार होगा, जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, उसके अनुरूप तैयार किया जाएगा। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो आर्किटेक्ट, डिजाइनर, जो हमारे विधि वेत्ता हैं, जो पौराणिक रूप से हैं, जो इतिहासकार हैं, इन सब ने मिलकर के इन सारी चीजों की जो थीम तैयार की, उसी के आधार पर इस सारे बाबा महाकाल के महालोक का निर्माण किया गया। चलिए अभिनव जी से पूछ लेते हैं। अभिनव जी, जो आपने कहा कि सारी रूपरेखा हमारी बनाई गई, जितने भी हैं अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, रुद्र सागर, लैंड, सब आपने बनाई, तो आपको भी ये मालूम होगा कि वहां पे जो, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ दर्शन पूजा के लिए नहीं है, वो भव्यता दिखाने के लिए बनाया गया है। हमारे महाराज जी ने भी कहा। आपने क्या प्रारूप बनाया था? क्या वो पत्थर के होंगे या फाइबर के? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे, स्वदेश चैनल पे, जिस तरीके से अभय जी का, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने तो जनता की आंखें खोली, हमने जनता की आंखें खोली ट्वीट दिखाकर, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। पूरे प्रदेश की लाखों जनता के पास हमारा मैसेज पहुंच गया, तभी आज ये डिबेट हो रही है। पूरे जनता के पास हमारा मैसेज पहुंच गया और आज ये डिबेट हो रही है। और आज जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जी अभय जी ने एक खुलासा किया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया विनोद जी? भ्रष्टाचार कहां से आ गया? फाइबर का जो दाम होगा, पत्थर का जो दाम होगा, वो लगा है। ये आप इस पे जांच होनी चाहिए कि ये फाइबर से बनाई हुई मूर्तियों को किस तरीके से किसको दिया गया है ठेका। आप ठेका समझ रहे हैं? ये ठेके पे ही दिया होगा इनने। पत्थर की मूर्ति तराशी जाती, बनाई जाती, समय लगता, वो समय लगने नहीं दिया इन लोगों ने। जल्दी जल्दी में आनंद फानंद इवेंट करना है। इवेंट तो अब दिख ही रहा है आपको कि आनंद फानंद में इवेंट करना था, तो अब दिखने लगा। तो अब जो फाइबर की मूर्ति का जो ये जो खुलासा सामने आया है, वो भी आपके
चैनल के माध्यम से जनता देख रही है। और आज मुझे ये लग रहा है कि फाइबर की मूर्तियां तो नहीं होना चाहिए, कम से कम नहीं, मतलब हम इतने भी नीचे नहीं जाना चाहिए कि भव्यता दिखाने के लिए उसकी सुंदरता को खत्म कर दे। मूर्ति हमेशा धातु से बनाई जाती है। अगर इतना विकास हम लोगों ने कर लिया है तो कम से कम मंदिरों के साथ तो नहीं करे। महाराज जी का कहना है कि भाई पूजने के लिए नहीं है, अष्ट धातु पत्थर जो है वो पूजने के लिए मूर्तियां होती, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि फाइबर का हो सकता है। त्रिपाठी जी, फिर तो मेरी बात सच साबित हुई कि अच्छी बात है, प्रदर्शनी इवेंट वही हुआ ना, वो बात सामने जाहिर हो गई। मतलब हम सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, कोई श्रद्धा नहीं है हमारे मन में जी, कोई श्रद्धा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तभी तो वो दिखावा कर रही है, फाइबर की मूर्तियां बना रही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को त्रिपाठी जी? महाकाल मतलब आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। जी जी, चलिए अब एक बार फिर अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, जनता के पास मैसेज पहुंचा है जी, पहुंचा रहे हैं। अभय जी, जैसा कि हमारे महाराज जी ने कह दिया है, अवधेश पुरी महाराज जी ने, कि वो पूजने के लिए नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए है। और जब देखने के लिए है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो धातु की, मिट्टी की, पत्थर की ही हो, वो फाइबर की भी हो सकती हैं। और इसके अलावा फाइबर की मूर्तियां जो बनी हैं, उसके अलावा भी आपने कौन सी कमी देखी? देखिए त्रिपाठी जी, मेरा इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये है कि अभी तक हमने जितने भी तीर्थ स्थान देखे, आप अगर बनारस या काशी का भी देख लें आप कॉरिडोर को, वहां पर भी पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ है जी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या आवश्यकता है कि आपको फाइबर की मूर्तियों को बनाया जाए? सवाल नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो आपने फाइबर की मूर्तियां बनाई, तो ये शुरू से जनता को तो ये पता बिल्कुल भी नहीं है। जनता आज नहीं जानती कि जो मूर्तियां देख रहे हैं, जिनके वो, अब जैसे महाराज जी ने बोल दिया, अवधेश पुरी महाराज जी ने, कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, तो पूजा इनको नहीं करनी जाके, ये अलग बात है। कोई पुजारी वहां नियुक्त नहीं होगा, ये अलग बात है। कोई साधु संत वहां जाएगा, वो उनकी पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन आम जनता के लिए तो मूर्ति है, वो तो उसके चरणों में जाके झुकेगा। शिव की मंदिर के सामने जाए, शिव के मूर्ति के सामने जाएगा तो उसको झुकना ही है उसके सामने जाके। आस्था का सवाल है, आस्था का मतलब आपका? हमारी भावना तो मूर्ति को लेकर भगवान का भाव पैदा कर देती है। तो ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी वजह है कि प्लास्टिक की मूर्तियों का, फाइबर की मूर्तियों का निर्माण किया गया जी? सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। इस देश के अंदर 3-3 हजार करोड़ की मूर्तियां अष्ट धातु की बन रही, महापुरुषों की माता है जी। महाकाल वन के अंदर क्यों प्लास्टिक या फाइबर की मूर्तियों का निर्माण किया गया? दूसरी बात, मैं सबसे आदरणीय अवधेश जी महाराज को ये कहना चाहता हूँ कि रुद्र सागर का पूरा स्थान ही अपने आप में पवित्र है, सप्त सागरों में है उसे माना जाता है। वो सप्त सागर पुराणों में उनका उल्लेख है। तो सवाल ये उठता है कि उस तालाब के आसपास, उस सरोवर के आसपास, जिसका पानी सीधा मंदिर के अंदर जो कुंड है वहां पर पहुंचता है, क्या आवश्यकता थी कि वहां पर पत्थरों की मूर्तियों का बजाय फाइबर की मूर्तियों का निर्माण किया गया? हमने आज तक कभी किसी कॉरिडोर में या किसी मंदिर के अंदर फाइबर का निर्माण होते नहीं देखा है। ये सवाल अपने आप में यक्ष प्रश्न है। भले आप इसमें कितनी भी सफाई देते, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी सफाई देते, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होता है जी। एक बार अवधेश पुरी महाराज जी के बाद फिर चलते हैं। अवधेश पुरी महाराज जी, अभी बड़ा सवाल किया है, उज्जैन के ही बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सुना भी होगा, क्यों नहीं? आपने उनकी आवाज सुनी थी क्या? मैंने आवाज सुनी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इंग्लिश का कोटेशन है जी। ना से कुछ भला, ये वही रुद्र सागर है जिसकी तरफ हम नाक पर कपड़ा रख करके भी देख नहीं पाते थे कांग्रेस के शासनकाल में। अब मैं इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य में हूँ कि आखिर इतना कुछ यहाँ हो गया कि नरक से स्वर्ग बना दिया गया। या सिर्फ गंदगी होती थी, सिर्फ कीचड़ होती थी, भूल के भी कोई व्यक्ति इस रास्ते की ओर अपनी गाड़ी मोड़ नहीं सकता था, क्योंकि जगह थी ही नहीं। और यहाँ का क्या माहौल था आप कल्पना नहीं कर सकते, व्यक्ति यहाँ आ ही नहीं सकता था। लेकिन महाराज जी अगर आपने कहा कि ना से बेटर, अरे पूरा बेटर करते ना, पूरा अच्छा करते, अगर थोड़ा और समय ले लेते, इतना तो है नहीं कि पत्थर की मूर्तियां बहुत महंगी पड़ती। नहीं, महंगी और सस्ती की तो बात नहीं है। जब सरकार हजारों करोड़ रुपए लगा रही है तो महंगा और सस्ता नहीं देख रही है सरकार। तो फिर थोड़ा समय लगता ना, 1 साल और लग जाता। अब उनका दृष्टिकोण यही रहा होगा, क्योंकि लोग यहाँ से निकलेंगे, पैदल जाएंगे, दर्शन करते हुए जाएंगे, देखने में अच्छी लगे। अब आप कल्पना करिए, इनकी तो पूजा नहीं हो रही है खैर, लेकिन जो माता जी आप बिठालते, जो गणेश जी बिठालते हैं, वो किसके होते हैं?
जी त्रिवार जी से ये पूछिए कि आप अभी गणेश जी बैठे थे उज्जैन में सैकड़ों जगह, जी या पूरे देश में हजारों लाखों जगह गणेश जी बैठते हैं, कि कितनी जगह गणेश जी पत्थर के, जरा ये पूछ लीजिए इनसे। नहीं, सरकार अपील सरकार करती की है उसकी कि बात फाइबर नहीं के है। गणेश जी नहीं बिठाने हैं, मिट्टी के बिठाने हैं, लगातार सरकार अपील करती है। सरकार अपील करती है, लेकिन फिर भी आखिर जनता की बात देखिए कि फाइबर के ही बिठाल रही है, अभी भी बिठाल रही है। सरकार की अपील के बाद हम लोग भी अपील करते हैं इसको, ऐसा नहीं वो कहूंगा फाइबर मैं। के 10 दिन में प्रवाहित हो जाते हैं क्या? यहाँ के इसको महाकाल लोक को भी प्रवाहित कर देंगे क्या? हालांकि नहीं, इसको प्रवाहित नहीं करेंगे, लेकिन ये फाइबर नहीं है, ये कुछ अलग है। ये जी। क्या मटेरियल है इसकी, तो ये जो जिन लोगों ने बनाई है वो जाने, अन्य लोग जाने जो इसके जानकार हैं, लेकिन फाइबर तो नहीं है। अब जो भी है, उन्होंने प्रदर्शनी के हिसाब से इनका निर्माण किया है, उनका दृष्टिकोण ये रहा होगा। प्रदर्शनी कई अगर बार पत्थर की होती तो में भी हो निश्चित सकता तौर पे था। साल 1.5 साल का समय और लग जाता महाराज जी। वही तो सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आपको हाँ, तो चुनाव के पहले ये करना था, इस कारण आपने जल्दबाजी की है। चलिए, विपक्ष का धर्म है स्वभाव उठाना, विपक्ष का उत्तर देना मेरा धर्म नहीं है। जी। उसके लिए भाजपा के वहाँ प्रवक्ता बैठे, वो विपक्ष को उत्तर देंगे। जी। मैं एक संत हूँ, संत के नाते बहुत ही एक निष्पक्ष दृष्टि से आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही प्रशंसनीय है जी और बहुत ही आनंदप्रद है। आप क्या समझते हैं? अभी आप देखिए, मेरे सामने मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आज इस जगह पर हजारों लोग आ रहे हैं, जी जगह नहीं मिल रही है लोगों को पैदल चलने की। आखिर ये करिश्मा किसने किया है, ये भी तो देखना चाहिए। ये प्रदेश सरकार का करिश्मा है, ये केंद्र सरकार का करिश्मा है, तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए। यूं तो गुण और अवगुण सब जगह होते हैं, आखिर बिल्कुल। क्यों हमारी दृष्टि अवगुणों पर ही पड़ी? 380 करोड़ खर्च होंगे तो प्रशंसा, हालांकि बहुत अच्छा शिवराज सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है, ये मैं भी मानता हूं। और संभवतः अभिनव जी भी मानते होंगे कि बहुत प्रशंसनीय काम है। लेकिन प्रशंसनीय काम में अगर जल्दबाजी की जाए, यानी चुनाव के पहले बनाने, उनका सवाल सीधे यही कि इलेक्शन के पहले बन जाए कि बीजेपी सरकार को क्रेडिट मिल जाए, ये सवाल उठ रहा है। खैर, ये सवाल हमें नहीं उठाना है, ना जनता उठाएगी, जनता इसको स्वीकार करेगी। अब फाइबर के हैं, ये फाइबर कितने दिन चलता है, कितने दिन नहीं चलता, लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहा है, हम अपने श्रीवास्तव जी से पूछेंगे कि इसका, श्रीवास्तव जी पिछली बार भी मैंने सवाल किया था कि इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा। खासकर उज्जैन के आसपास की जो सीटें हैं, 12-15 सीटें हैं, वहां के लोग तो अक्सर ही जाएंगे, कितना फायदा मिलेगा, हिंदुत्व का मुद्दा कितना हावी होगा? देखिए त्रिपाठी जी, हिंदुत्व का मुद्दा तो वैसे भी हावी है अभी भी, जी। और दूसरी सबसे बड़ी इसके बाद और मैंने हाँ। फ्राई लग जाएगा लहसुन हाँ, प्याज और लेकिन एक चीज़ और भी है कि देखिए, अभय जी का जो सवाल है उस पर भी जाना चाहिए जी कि ये सब कुछ फायदा लेने के लिए ही किया गया है। जी आप देखिए, अगर जल्दबाजी में फाइबर की मूर्तियां बिठा देती हैं, फिर इसके बाद जो है उसका और लोकार्पण हो जाता है, देर से भी हो सकता है। आप भी कह रहे हैं कि अगर पत्थर की मूर्तियां होती तो शायद और अच्छा होता, 1 साल 1.5 साल और लग जाता। दूसरी बात है कि उस पत्थर की मूर्तियों पर कितने कामगारों को रोजगार भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लोग जो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन चूंकि चुनाव 2023 में है और सरकार को इवेंट करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से किया। बिल्कुल अद्भुत है, महाकाल लोक हमारे सबके लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन उसमें अगर इस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और इस तरह का कोई जो है, पता नहीं, अब वहाँ का ये देखना पड़ेगा और लोग देखेंगे भी कि भाई ये क्या उनके डीपीआर में था या उनके एस्टीमेट में रहा होगा कि ऐसी मूर्तियां बना करके किए हैं, या कमलनाथ सरकार जिस समय थी उन्होंने क्या दिया था, उनका 300 करोड़ के बजट में क्या क्या प्रावधान था, ये सारी बातें हैं। अगर इसमें जल्दबाजी होगी तो निश्चित रूप से सवाल भी उठेंगे। जहाँ तक रहा फायदे की बात, तो ये पूरा इवेंट जो हुआ है, जो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है और इतना भव्य उद्घाटन हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही एक तरह से अद्भुत ढंग से इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, तो ये सारा दुनिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी अभय जी का बरकरार रहेगा और आने वाले चुनाव में हो सकता है मुद्दा भी बन जाए, और 2-3 साल बाद ये सवाल और ज्वलंत हो जाएगा निश्चित तौर पे। फाइबर है और पत्थर है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ शरीक हुए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी आपका भी, अभिनव जी आपका भी, और चेतन जी आपका भी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो धर्म के नाम पर सियासत करना राजनीतिक दलों का पुराना पैतरा रहा है। साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर सियासत होना लाजमी है।
खैर, इस सियासी जोर आजमाइश में कौन खुद को सही साबित कर पाता है और जनता किसकी बातों पर विश्वास करके 2023 के चुनाव में उसका साथ देती है, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।